जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे अपन। देखो, 1791 में नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दो कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स बने। एक थे एक्टिव सिटीजन्स और दूसरे थे पैसिव सिटीजन्स। इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या नाम दिया गया? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। अब आगे की कहानी सुनो। आगे क्या हुआ कि लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। बट ये चोरी चोरी चुपके चुपके सीक्रेट एग्रीमेंट्स कर रहा था आसपास के मोनार्क्स के साथ में। एक सीक्रेट एग्रीमेंट इसने साइन किया प्रूशिया के साथ में। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था कि जो भी पावर नेशनल असेंबली के पास में गई है उसको किसी भी तरह से वापस से लुइस 16 को दिलाया जाए। और जो नियर बाय मोनार्क्स थे वो भी इसको हेल्प करने के लिए तैयार थे, बिकॉज उनको ये डर था कि कहीं जो फ्रांस में चल रहा है वो उनके एम्पायर में होना शुरू नहीं हो जाए। बट नेशनल असेंबली को इस सीक्रेट एग्रीमेंट के बारे में पता चल गया और नेशनल असेंबली ने वोटिंग करी अप्रैल 1792 को और वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया पे। जब वॉर शुरू हुआ तो फ्रांस के लोगों का सेंटिमेंट बहुत हाई था। सेंटिमेंट इस कदर हाई था कि थाउजेंड्स ऑफ देम ज्वाइन द आर्मी वॉलंटियरली। स्वेच्छा से लोगों ने आर्मी ज्वाइन करी। एक पेट्रियोटिक सॉन्ग बड़ा फेमस हुआ जिसे कहते हैं अपन मार्शलिस। मार्शलिस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज प्रेजेंटली ये नेशनल एंथम है फ्रांस का। मार्शलिस को लिखा है रॉबर्ट डी आयल ने। बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स भी बने। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। अभी जैकोबिन क्लब क्या है? पहला तो इसके जो मेंबर्स थे वो ज्यादातर वो लोग थे जो सोसाइटी के नीचे वाले तबके से आते थे। लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो लोग थे वो इसके मेंबर्स बने। इसका लीडर था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तबाही मचाएगा ये आगे जाके। जैकोबिन क्लब के लोगों ने खुद को औरों से डिफरेंशिएट करने के लिए लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनना शुरू किया। रेड कैप पहनते थे लोग जो कि सिंबलाइज करती थी लिबर्टी को। बट ये सब कुछ पहनना विमेन को अलाउड नहीं था। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के लोगों ने पैलेस ऑफ ट्यूलरिस को अटैक कर दिया जहां पे राजा रहता था। और भाई लोगों ने राजा को कैप्चर कर लिया। लेटर ऑन नेशनल असेंबली ने राजा को इम्प्रिजन कर दिया और राजा की कहानी खत्म हो गई। और राजा की कहानी खत्म होने के बाद कुछ रूल्स लाए गए, लॉज लाए गए। पहला तो ये कि राइट टू वोट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल मैन अबव 21 ईयर्स ऑफ एज। नेशनल असेंबली को रीनेम करके नाम रखा गया कन्वेंशन। अच्छा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर 1792। मोनार्की को फ्रांस में अबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। ये बेचारे लुई 16 के साथ क्या हुआ? इसे ट्रीजन के लिए चार्ज किया गया, देशद्रोह के लिए। कन्विक्ट कर दिया कोर्ट ने और फाइनली 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब जब फ्रांस रिपब्लिक बन गया तो पावर किसके पास में आई? जैकोबिन्स के पास में, मतलब रोबेस्पियर के पास में। रोबेस्पियर का जो टर्म है 1793 से लेकर 1794, बहुत ज्यादा रूल नहीं किया इसने, छोटे से टाइम के लिए आया। उस टर्म को बोलते हैं द रेन ऑफ टेरर। क्यों बोला जाता है रेन ऑफ टेरर? बिकॉज रोबेस्पियर ने फॉलो करी पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। भाई साहब का आलम ये था कि इसके व्यू पॉइंट के अगेंस्ट अगर कोई सोच भी ले तो बड़ा सीवियरली पनिश करता था ये। और भी बहुत सारे एक्सट्रीम स्टेप्स लिए इसने, जैसे मीट और ब्रेड की रेशनिंग शुरू कर दी। एक्सपेंसिव फ्लोर फॉरबिडन, बैन ही कर दिया। अमीर हो चाहे गरीब हो, खाओगे क्या? इक्वलिटी ब्रेड अलग से बनवाई इसने स्पेशली। पीजेंट्स को इसने फोर्स किया टू सेल देयर प्रोड्यूस इन सिटीज ओनली एंड दैट टू एट अ फिक्स्ड प्राइस। वेजेस पे मैक्सिमम सीलिंग लगा दी, मतलब एक लिमिट से ज्यादा कोई किसी को सैलरी भी पे नहीं कर सकता था। और एक बड़ा अजीब सा रूल लेकर आया ये कि कोई एक दूसरे को सर मैडम नहीं बुलाएगा, सब क्या बुलाएंगे? सिटीजन्स। चर्चेस को शट डाउन कर दिया गया और चर्च के बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया गया बैरिक्स या फिर ऑफिसेज में। सीवियरिटी का आलम ये था कि चाहे इसकी पार्टी का हो चाहे बाहर वाला हो, कोई भी अगर इसके व्यू पॉइंट से अग्री नहीं करता था तो ये कर देता था उनको गिलेटिन। गिलेटिन बेसिकली एक डिवाइस होती है विद टू, ये गलत लिखा हुआ है, विद टू पोल्स एंड अ ब्लेड बाय विच अ पर्सन इज beheaded। सिंपल, दो पोल एक ब्लेड, मुंडी रखो उड़ा दो, उसे बोलते हैं गिलेटिन। रोबेस्पियर को फाइनली 1794 में अरेस्ट किया गया, कोर्ट ने इसको कन्विक्ट किया और इसको भी गिलेटिन कर दिया गया। रोबेस्पियर गए, जैकोबिन गवर्नमेंट गई, फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट। अच्छा, इसके बाद फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आ गया कि जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन है उसको कोई वोटिंग राइट नहीं है। पहले क्या था कि 21 से ज्यादा के जितने भी मैन थे उनको राइट टू वोट था। अब क्या बोला गया? नॉन प्रॉपर्टीड मैन को कोई वोटिंग राइट नहीं है, नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन को कोई वोटिंग राइट नहीं है। टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स लाई गई। जैसे अपने यहाँ पे होता है लोकसभा और राज्यसभा, वैसे इन्होंने टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी अपॉइंट की गई जिसे बोलते हैं अपन डायरेक्टरी। ये थी 5 मेंबर बॉडी। ये क्यों बनाई गई थी? टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर। रॉबेस्पियर के टाइम पे क्या हो रहा था
कि एक आदमी के हाथ में सारी पावर थी। अब रॉबेस्पियर जो भी करना चाह रहा था वो कर रहा था, कोई रोकने वाला था ही नहीं। तो इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए एक 5 मेंबर बॉडी बनाई, डायरेक्टरी। लेकिन ये पांचों मेंबर्स ही अब आपस में लड़ने लग गए पावर के लिए, तो क्लैशेस होने लगे डायरेक्टरी में। और इस क्लैशेस के दौरान एक आदमी का राइज होता है, जैसे बोलते हैं अपन नेपोलियन द ग्रेट। ये आदमी मेरे को बड़ा शानदार लगता है, कभी टाइम मिले तो इसके बारे में पढ़ना। जिंदगी में एटीट्यूड कैसा होना चाहिए वो अगर सीखना है तो नेपोलियन को पढ़ के सीख लो। हालांकि ये मिलिट्री डिक्टेटर था, अपन पढ़ेंगे जितना तुम्हारी किताब में दे रखा है, बट कभी टाइम मिले तो डिटेल में पढ़ना इसके बारे में। नेपोलियन से पहले विमेन का देख लेते हैं कि विमेन की क्या कंडीशन थी और क्या कंट्रीब्यूशन है इनका फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। विमेन वर्क फॉर लिविंग एज सीमिस्ट्रेसेस वगैरह, सिलाई बुनाई वाला काम, लॉन्ड्रेसेस कपड़े धोने वाला काम, सोल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह काम करती थी। एडुकेशन और जॉब्स का कोई स्कोप नहीं था। कोई रईस माँ बाप की बेटी पढ़ ली तो पढ़ ली, वरना इन जनरल एडुकेशन और जॉब का स्कोप नहीं था। वेजेस बहुत लो थे मैन के कंपैरिजन में, लेकिन विमेन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है। बावजूद इन सारी समस्याओं के लॉट ऑफ विमेन क्लब्स वर फॉर्म्ड। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लब फॉर्म हुआ वो था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। इन्होंने लड़ाई लड़ी तो इनको कुछ राइट्स भी मिले, जैसे स्टेट स्कूल्स बना दिए गए एजुकेशन के लिए। स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। फोर्स्ड मैरिज नहीं कर सकते थे, विल अगर इच्छा नहीं है तो उसके अगेंस्ट जाके शादी नहीं कर सकते थे। डिवोर्स को लीगल कर दिया। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ला दी, विच मीन्स फ्री एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अगर किसी लड़की को जॉब या बिजनेस करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग का भी प्रोविजन था। बट वोटिंग राइट मिला इनको 1946 में, जब अपन आजाद हो रहे थे उसके आसपास विमेन को वोटिंग राइट मिला फ्रांस में। सो कॉल्ड प्रॉस्परस नेशन कितना पिछड़ा हुआ वो देखो यहाँ से। अच्छा, एक फ्रेंच रिवोल्यूशनरी विमेन बड़ी फेमस है, ओलंपिडिगोज। इन्होंने 1791 में विमेन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ विमेन एंड सिटीजन। बट मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में क्या ही कर सकते थे, इनको भी फाइनली ट्रीजन के लिए, देशद्रोह के लिए एग्जीक्यूट कर दिया गया। अच्छा, अगला है स्लेवरी। स्लेवरी के कॉन्टेक्स्ट में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें। 1794 में कन्वेंशन के थ्रू फ्रेंच के ओवरसीज पोजेशंस से, जो ओवरसीज कॉलोनीज थी, वहां के सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया गया। लेकिन 10 साल बाद 1804 में नेपोलियन जब पावर में आया तो नेपोलियन ने वापस से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। फाइनली 1848 में स्लेवरी को अबॉलिश किया गया पूरी तरह से। 1848 में स्लेवरी अबॉलिश हुई। अब देखो नेपोलियन बाबा के बारे में देखेंगे। एक तो नेपोलियन के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे प्यारी चीज लगती है मुझे, वो लगती है एटीट्यूड। पढ़ लेना कभी टाइम मिले तो। अभी मैं सिर्फ बुक का पढ़ा रहा हूँ और वो भी रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर जिंदगी में कभी टाइम मिले तो कुछ दो चार लोग हैं, उनमें से एक नेपोलियन है जिनको तुम्हें पढ़ना चाहिए। अच्छा, नेपोलियन बाबा क्या, ये 1804 में एम्परर बने और इस आदमी ने बड़ी सही स्कीम लगाई। ये क्या करता था कि आसपास की जितनी भी डायनेस्टीज थी, जितने भी राजाशाही घराने थे, उनको अटैक करता था, उनको डिस्पोज करता था और बड़ी स्मार्टली अपने किसी फैमिली मेंबर को वहां पे बैठा देता था पावर में। इनिशियली जब ये पावर में आया तो इसने खुद को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप की तरह से प्रोजेक्ट किया और लोगों ने मान भी लिया, बिकॉज ये कुछ लॉज लेकर आया, कुछ ऐसी चीजें लेकर आया जिससे ऐसा लगा। जैसे एक लॉ ये लेकर आया, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किया। लोग खुश थे। इनिशियली लोगों को लगा कि ये लिबरेटर है, बट लेटर ऑन बहुत जल्दी लोगों को रियलाइज हुआ दैट ही इज नथिंग मोर देन हार्श डिक्टेटर विद इन्वेडिंग फोर्सेस। नेपोलियन ने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे वॉर्स लड़े। फाइनली 1850 में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन वर्सेस ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। इस बैटल में नेपोलियन हार गया और नेपोलियन के हारने साथ ही इस चैप्टर की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी खत्म हो जाती है अपनी किताब की। बट जो आइडियाज थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, जैसे लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट, जस्टिस वगैरह, वो सिर्फ यूरोप में ही नहीं वर्ल्ड वाइड बड़े फेमस हुए। इनफैक्ट इंडिया में टिप्पू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहे इन आइडियाज से। और जो हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन आइडियाज ने। आज का हमारी दुनिया इन आइडियाज की देन है। चैप्टर खत्म हो गया है। बाकी अगर कोई सजेशन हो या कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लो। और तो बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।